डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेमेटोजेनेसिस। ये टॉपिक पीएससी पार्ट फर्स्ट का है, उनके पेपर थर्ड का। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक गेमेटोजेनेसिस है। एक जीव अपने पूरे जीवन चक्र में परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरता है। गेमेटोजेनेसिस, जिसमें कि शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस व oogenesis शामिल हैं, पीढ़ियों की निरंतरता का समर्थन करने के लिए मनुष्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेमेटोजेनेसिस नई अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए द्विगुणित कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया है। मनुष्य में दो अलग अलग प्रकार के युग्मक मौजूद हैं। नर युग्मकों को शुक्राणु व मादा युग्मकों को डिम्ब या अंडाणु कहा जाता है। गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस व oogenesis दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। दोनों में जो स्टेप्स हैं वो समान हैं और प्रक्रिया भी समान है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस, जैसे कि oogenesis की जो प्रक्रिया है उसमें सेकेंडरी oocyte बनने के पश्चात उसका आकार बहुत अधिक बढ़ता है, क्योंकि उसमें योग की मात्रा को बढ़ती है, उसमें योग का निर्माण होता है जो कि भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में लगातार विभाजन के पश्चात उसके नंबर बढ़ते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले स्पर्मेटिड जो होती हैं उनमें स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए थोड़े कुछ चेंजेस होते हैं, जिससे जो एक गोल कोशिका होती है वो इस प्रकार की संरचना में परिवर्तित होती है। अभी हम शुक्राणु जनन को पढ़ते हैं पहले डिटेल में। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडित शुक्र जनन नलिकाएं, जिसको कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जिनके अंदर शुक्राणु का उत्पादन होता है, उपस्थित होती है। मतलब प्रत्येक जो टेस्टिस होती है, वृषण होती है, उनमें अत्यधिक कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के भीतर 2 भाग या 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। जैसे ये शुक्र सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस तरह की गोल गोल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका होती है जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। इनके अंदर 2 प्रकार की कोशिका होती है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एक कोशिका को कहते हैं जर्म सेल, जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करेगी, और दूसरी जो कि सर्टोली कोशिका, जो कि उसको पोषण प्रदान करेगी। शुक्र जनन नलिका के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। ये जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है इन क्षेत्रों को। मेल गोनाड या टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। ये एक टेस्टिस है जो कि जोड़े में पाई जाती हैं, और ये एक इस तरह के सेक्रोटम नामक जो एक कैप्सूल नामक संरचना होती है, जो कि अलग अलग प्रकार की ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनेलिस आदि आवरण जो होते हैं उनसे ढके रहते हैं। 3 प्रकार के इसमें आवरण प्रदर्शित हो रहे हैं, सबसे बाहर, मध्य व आंतरिक आवरण, जिसमें ये घिरा रहता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे ये ट्यूब्यूल्स जो होती है कुंडलित रहकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इस प्रकार की संरचना बनाती है, और ये रेटा टेस्टिस यहाँ पर जालनुमा संरचना बनाती है। यहाँ से ये इस प्रकार से टेस्टिस के ऊपर जाती है, जिसको कि यहाँ एपिडेमिस का फॉर्मेशन करती है, ये कैपुट, और ये कॉडा एपिडेमिस कहा जाता है। यहाँ से ये मिलकर वास डिफरेंस के अंदर घुलता है। इनमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। जो 2 मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का स्थान बताया था उसके बारे में बात हो रही है। वहाँ कुछ कोशिकाएं होती है, लीडिंग कोशिकाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसका स्त्रावण करती है, जिसको कि टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं जो हैं वो वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती है। जो वास डिफरेंस होता है वो वास डिफरेंस के अंदर खुलती है, क्योंकि वहाँ पर है सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉर्डा एपिडेमिस में जाती है, और कॉर्डा एपिडेमिस से वो वास डिफरेंस में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृक्षण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है। यह अधिवृक्षण शुक्रवाहक की ओर बढ़ती है, इसको कॉडा एपिडेमिस कहते हैं, और शुक्रवाहिकाओं को वास डिफरेंस कहा जाता है, और उधर की ओर ऊपर की ओर आती है। ये इस प्रकार यहाँ पे और
चित्र दिखाया गया है, ये एपिडिडाइमिस है और ये ऊपर की ओर जाती हुई वास डिफरेंस है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को प्रदर्शित किया गया है। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का छोटा सा हिस्सा जिसमें दो प्रकार की कोशिका हैं, ये जर्म सेल्स और यहाँ जो होती हैं ये जिसके अंदर शुक्राणु ये एम्बेडेड है, जिसको कि सर्टोली सेल्स कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स देखी जा सकती है। स्पर्मेटोगोनिया दिखाई दे रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विभिन्न शेप और साइज की, जिसमें कि न्यूक्लियस में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखने को मिल सकती हैं। ये छोटी छोटी कोशिकाएं हो गई हैं जिनको कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है और ये लास्टली स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये स्पर्मेटोजोआ जो कि कन्वर्ट हो रही हैं। ये सर्टोली सेल में धसी हुई स्पर्म सेल्स, जिसका जो सेड है वो सर्टोली सेल में धसा हुआ, ये स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल जो कि उसको पोषण प्रदान करेगी। ये एक और चित्र जिसमें कि बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बेसल लैमिना। अब ये इसको अगर हम पूरा देखें तो ये ऐसे सर्कल होता है, इसका केवल छोटा सा पोर्शन, सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन दिखाया गया है। इसमें ये बेसल लैमिना है, ये अंदर की संरचना है, ये बाहर की संरचना है। तो ये जो अंदर की संरचना ये है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं और ये बाहर की तरफ है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल सेल्स, ये ब्लड कैपिलरीज और यहाँ पर ये जर्म सेल्स है जो कि डिवाइड होकर विभिन्न स्टेजेस में हम देख सकते हैं, जिनका यहाँ लेबलिंग भी किया हुआ है। ये स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अर्ली स्पर्मेटिड्स और ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना हुआ है इनके बीच में। ये लेट स्पर्मेटिड्स और यहाँ पे मियोसिस को दिखाते हुए, अर्धसूत्री विभाजन को दिखाते हुए, जिसमें कि ये क्रोमोसोम जो थे एक तरफ प्रदर्शित हो रहे हैं और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की क्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और ये स्पर्मिएशन, जिसमें स्पर्मिएशन में सर्टोली सेल है ये, जिसके अंदर शुक्राणुओं का सर एम्बेडेड है, जिसको कि यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, दो प्रक्रियाएं हैं शुक्राणु जनन की क्रिया में, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। प्रजनन अंगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जब युग्मक जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है तो शुक्राणु का निर्माण होता है, तब इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण जनन उपकला द्वारा होता है, जर्मिनल एपिथेलियम जिसे कहते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। ये 3 चरण होते हैं। सबसे पहला गुणन चरण, दूसरा वृद्धि चरण और तीसरा परिपक्वन चरण। गुणन जो चरण होता है, मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि जनन जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं या जर्म सेल्स होती है, जर्मिनल एपिथेलियम कुछ भी कह सकते हैं, वो लगातार विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन, जिससे कि वो अपनी जो नंबर है उनको बढ़ाती है। गुणन प्रवस्था के पश्चात जो वृद्धि प्रवस्था है, उस प्रवस्था में कोशिका, जो प्रत्येक कोशिका है वो अपने आकार में वृद्धि करती है और इसी अच्छे से वृद्धि करने के पश्चात परिपक्वता चरण आता है। इन दोनों के चरण के मध्य ही जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं होती हैं या जिसको कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स, उनके नेम अलग अलग हैं और उनके अंदर विभाजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि प्रथम माइटोटिक डिवीज़न या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। उसके बाद परिपक्वता अवस्था आती है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि गोल कोशिका होती है, वो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं और उसको ट्रांसफ़र होता है उसका स्ट्रक्चर में, वो शुक्राणु का फॉर्मेशन करते हैं। ये विभिन्न स्टेजेस, जिसको कि यहाँ जैसे ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, जिसमें ये समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीज़न होता है और ये कोशिकाएं एक कोशिका से 2 कोशिका में निर्मित होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये डिवाइड होती रहती हैं। और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या समान ही होती है 46, जिसको कि जो प्रक्रिया या जो संरचना बनती है उसको स्पर्मेटोगोनिया ही कहा जाता है। ये सब स्पर्मेटोगोनिया होते हैं
अब माइटोटिक डिवीज़न यहाँ नेक्स्ट जो फेज़ होती है ग्रोथ फेज़, जिसमें जो कोशिका अपने आप में वृद्धि करता है। ये हम साइज़ को देख सकते हैं। रिपीटेड डिवीज़न होने के पश्चात यहाँ इसके साइज़ में वृद्धि होती है। इसके पश्चात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है, जब वो उसके में वृद्धि हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि अभी भी 46 इसमें गुणसूत्र समान है। यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होने के पश्चात जब पहला अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। ग्रोथ अवस्था के इस स्टेज तक, यहाँ तक इसको स्पर्मेटोगोनिया ही कहा जाता है। उसके पश्चात इसकी जब वृद्धि हुई अमाप में तो इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। जब प्रथम विभाजन होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, तब इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। नेक्स्ट इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है और ये स्पर्मेटिड्स अंडरगोइंग स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक कोशिका से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान एक कोशिका के विभाजन से 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। इससे 2 बनी, इससे भी 2 बनेगी। स्पर्मेटोसाइट जो कि स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होगी, इसमें स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन फेज, वृषण में शुक्राणु नलिका की दीवार जर्मिनल एपिथेलियम से आश्रित होती है। कुछ जर्मिनल एपिथेलियम बड़े आकार की हो जाती है, जिसे कि स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम के संस्कृति विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं अब भोज्य पदार्थों का संचय करके बड़े आकार के हो जाते हैं, जिसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। ग्रोथ फेज में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया स्पर्मेटोगोनिया। ये इसमें प्रदर्शित हो रहा है कि ग्रोथ फेज के अंदर ये अपने अमाप में बढ़ गया है और इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। इस कंडीशन में ये 2x ही है, या इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही है। लेकिन जब सेकेंडरी ये मल्टीप्लिकेशन के पश्चात ग्रोथ फेज है, अब जब ये डेवलपिंग स्टेज में आता है तो यहाँ पर एक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस कंडीशन में इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म में कन्वर्ट होता है। इस प्रावस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का 2 बार विभाजन होता है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्रीय होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस अगुणित कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। ये जो नाम है, टर्म्स है, इनको याद रखना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है जिसमें 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड पहले कहा था, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब हम बात कर रहे हैं, अब नया जो शब्द है वो स्पर्मेटिड है, जो कि इन कोशिकाओं के विभाजन से 4 स्पर्मेटिड बनती है। गोल कोशिकाएं होती हैं और इन 4 स्पर्मेटिड से ही स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस या अगुणित अचल व शुक्राणु कोशिका का चल व प्रारूप शुक्राणु कोशिका में जो निर्माण होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है या स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस के पश्चात शुक्राणु का शीर्ष सर्टोली कोशिका में धंस जाता है तथा अंत में शुक्राणु जनन नलिका से मुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया स्पर्मिएशन कहलाती है। शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इसमें 2 प्रक्रिया थी, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। इसके द्वारा तो एक गोल कोशिका का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उस गोल कोशिका से स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ये स्पर्मियोजेनेसिस की विभिन्न स्टेजेस हैं, जिसमें ये गोल कोशिका जो है वो इस प्रकार की संरचना में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी होती है वो इस केंद्रक के आगे की तरफ व्यवस्थित हो जाती है और एक्रोसोम का फॉर्म एक कैप जैसी संरचना का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि, और न्यूक्लियस जो होता है वो कंडेंस होता है, मतलब थोड़ा सघन हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो इसका कॉलर का फॉर्मेशन करता है। तारका, ये तारका है जो इसका कॉलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्लैजिला। ये जो होते हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये पतली सी लाइन, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा बनी होती है और ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ
इसके मिड पीस पे आकर यहाँ अरेंज हो जाते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एक्सेस साइटोप्लाज्म का स्टॉफ एज रेजिड्यूल, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है, वैसे तो मैक्सिमम जो इसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है वो रेजिड्यूल एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। Cytoplasmic bridge breaks and sperm released from Sertoli cell to lie free in lumen of seminiferous tubule। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है जो कि टूट जाता है, और इसकी वजह से वो सर्टोली सेल है उससे फ्री हो जाते हैं। ये स्पर्मियोजेनेसिस में जो एक कोशिका गोल जो संरचना थी वो इस प्रकार की कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोट्यूब्यूल है, और सेंट्रियोल्स है जो कि इसकी कॉलर का फॉर्मेशन करते हैं। शुक्राणु के 3 भाग हैं, हेड, मिड पोर्शन और टेल। स्पर्मेटोजोअन्स या जो स्पर्म्स होते हैं वो हैप्लॉइड माइटोटिक गैमेटिक सेल्स होती है, जिसमें कि हेड, नेक, बॉडी और टेल पार्ट्स होते हैं। इनमें एक्सोनिमा जो संरचना होती है, माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इन टेल दैट, जो कि ये एक्सोनिमा कहलाती है। इसका फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, और इसमें जो संरचना होती है वो 9+2, जैसे कि हम सेंट्रियोल में पढ़ते हैं कि बीच में 2 संरचना होती है और उसके चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल नामक संरचना होती है। एक्रोसोम जो कि इसके आगे की तरफ ऐसे कैपनुमा संरचना बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन में भी, और जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसको भेदने में भी। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं, जो कि निबेन कर्ण का फॉर्मेशन करते हैं। स्पीड 1 to 4 mm/min, मैक्सिमम लाइफ स्पान ऑफ, इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो 1 to 2 days ही होती है। हेड इसका शंक्वाकार होता है, इनमें सबसे आगे की ओर एक्रोसोम होते हैं, और इनके केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होते हैं, क्योंकि उसको जो वेट या मूव करना है, तो इस वजह से इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। मध्य भाग में बेसल बॉडी पाई जाती है अक्षय तंतु के आधार में, और अक्षय तंतुओं के चारों ओर माइट्रोकॉन्ड्रियल उपस्थित होते हैं, जो कि निबेन कर्ण का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्पर्म को एनर्जी देते हैं। शुक्राणु का पिछला भाग पतला होता है, और ये एक्सियल फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बने होते हैं, और ये सहायता करते हैं प्रचलन में या चलन में। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उनका कंट्रोल होता है वो इस प्रकार होता है। हाइपोथैलेमस जो कि सिक्रीशन हार्मोन है उसका, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्र भाग होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, उसके द्वारा LH और FSH का हार्मोन स्रावित होता है। LH जो होता है वो लेडिंग सेल पे काम करता है। लेडिंग सेल जो कि ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उनके मध्य में इंटरस्टिशियल अंतराल में उपस्थित होता है लेडिंग सेल, वो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। ये टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो टेस्टिस पे वर्क करते हैं और उनकी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट या स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि FSH सर्टोली सेल पे काम करते हैं और इनके द्वारा एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रावण होता है, और एक होता है इनहिबिन जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, उसको नेगेटिव फीडबैक द्वारा, अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को या प्रोडक्शन को। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस पे वर्क करता है, और जो टेस्टिस की ट्यूब्यूल्स हैं उनके द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे वर्क करता है, जो कि उसमें स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और ये स्टिमुलेट करते हैं सभी हाइपोथैलेमस को। ये हार्मोन के नाम जैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेटिंग लीडिंग सेल टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करते हैं सर्टोली सेल को, ईस्ट्रोजन प्रोबेबली एसेंशियल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, growth hormone control metabolic function of testes, promote earlier division of spermatogonia, pituitary ड्राइफिज्म, स्पर्मेटोजेनेसिस
की जो प्रक्रिया है उस पे और एब्सेंट करता है, डेफिशिएंसी करता है और एब्सेंट या फिर नहीं होता। जो ऐसे होते हैं जिनमें कि बोने व्यक्ति होते हैं, उनमें ये बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम होती है या एब्सेंट होती है, तो क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन नहीं होता है। थैंक यू।